हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं हूं पुरुषोत्तम। आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे म्यूचुअल फंड के बारे में। हमेशा हम लोग डिस्कस करते हैं कि म्यूचुअल फंड में ये रिस्क है, वो रिस्क है, पैसा डूब जाता है, भाग जाता है। ऐसा बना हुआ है कि म्यूचुअल फंड में बहुत रिस्क है। तो हम लोग जो इन्वेस्टमेंट का एसेट्स क्लास है, जिसमें हमारा लैंड है और गोल्ड है, शेयर मार्केट है, ठीक है, और डेप्थ है। तो ये है, इसमें रिस्क हर जगह है। तो हम लोग आज जो चर्चा करेंगे वो लैंड पे करेंगे कि लैंड में या फ्लैट में हमारा रिस्क क्या है। तो यदि हम लोग ज़मीन खरीदते हैं, हमारे परिवार, हमारे रिश्तेदार, हमारे जानने वाले जितने भी हैं, सब लोग लैंड पे ज़्यादा फोकस करते हैं कि लैंड में बहुत ज़्यादा पैसा मिल जाता है और कम समय में जो लैंड में इन्वेस्टमेंट करने से हमारा पैसा बहुत बन पाता है। तो एक बार देखेंगे कि कौन सा ज़मीन का या कौन सा फ्लैट का पैसा ज़्यादा ग्रोथ करता है। पहला चीज़, एक तो जिस घर में हम रहना चाहते हैं और उस घर में को हम यदि इन्वेस्टमेंट समझते हैं तो ये गलत है। क्योंकि यदि आप जिस घर में रहे हैं उस घर का वैल्यू यदि 1 करोड़ भी हो गया तो आप क्या कर लीजिएगा? कुछ नहीं। क्यों? ज़मीन को बेचकर खाइएगा क्या? तो नहीं। दूसरा चीज़ है कि जैसे ये ज़मीन है और कहीं भी ज़मीन किसी ने लिया है तो सबका अलग अलग है। जैसे एक यहाँ पे प्लॉट है, एक यहाँ पे प्लॉट है, एक यहाँ पे प्लॉट है, ये रास्ता है, इधर प्लॉट है, इधर प्लॉट है, इधर प्लॉट है, ठीक है। और इधर से हाईवे गुजर रही है, तो इधर से हाईवे गुजर रही है तो स्वाभाविक है कि इधर का ज़मीन महंगा होगा और इधर का ज़मीन सस्ता होगा। तो ये खरीदने के टाइम में महंगा होगा, लेकिन कब तक महंगा होगा? मतलब आज खरीदा तो अगले 10 साल तक, अगले 20 साल तक या अगले 30 साल तक, कब तक महंगा होते रहेगा? तो एक समय ऐसा आएगा कि इसका ज़मीन का रेट बढ़ना बंद हो जाएगा। कारण है कि जिस जगह को हम समझते हैं कि ये एरिया डेवलप कर रहा है, तो 10 साल 20 साल के बाद ये एरिया डेवलप नहीं करेगा, फिर दूसरा जगह शिफ्ट हो जाएगा और दूसरा जगह फिर महंगा होने लगेगा। तो ज़मीन का जो खेल है ना, ऐसे ही चलते रहता है, ठीक है। तो रिस्क ज़मीन और फ्लैट लेने में भी क्या है कि पहला हमने छांट लिया है कि क्या क्या रिस्क हो सकता है। यदि आपके मन में भी कोई और ज़्यादा रिस्क है या रिस्क नहीं है तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। पहला मैंने लिखा है कि लॉस ड्यू टू डिजास्टर। मतलब यदि आप ज़मीन लिए हैं, जैसे आप ज़मीन कहीं खरीदे और पता चला कि फ्लड आ गया और भूकंप आ गया, उसके कारण या तो पानी भरा हुआ है या तो फिर जो फ्लैट लिए हैं वो टूट फूट गया, तो रिस्क उसमें भी है। दूसरा चीज़ है, दूसरा रिस्क नहीं कह सकते हैं, लेकिन यदि हमको ज़मीन खरीदना है तो हाईवे वाला का 25 लाख है, 25 लाख है, 10 लाख है, 10 लाख है, 10 लाख है। तो यदि ये ज़मीन का रेट इतना महंगा है तो हम इसका मतलब ज़मीन खरीदने में प्राइस साइज बहुत बड़ा होता है। मतलब इसको आप कम पैसे में नहीं खरीद सकते हैं, मतलब बहुत बड़ा अमाउंट देना पड़ेगा। जो कम उम्र में, यदि कम उम्र है 25 से 30 साल, 35 साल के यदि हमारा एज है, यदि आपका एज है, तो उस समय अक्यूमुलेशन इतना ह्यूज अमाउंट मतलब संभव नहीं हो पाता है। और कुछ लोग ले भी लेते हैं, जैसे कर्ज ले लिए, कर्ज लेकर ज़मीन खरीद लिए और अपने पूरा ज़िंदगी दैनिक जीवन को अस्त व्यस्त करके ज़मीन में EMI भरते रहते हैं। फिर पता चला जब इनका EMI ख़त्म हुआ तो बाद में पता चला कि यार ये ज़मीन यहाँ नहीं, वहाँ तो उस जगह पे तो ज़्यादा डेवलप कर रहा है, उस चौक पे, उस स्टेशन के पास, चाहे उधर तो कॉलेज बन गया, हमारा एरिया तो डेवलप ही नहीं कर रहा है। तो फिर बाद में पछताने लगता है, फिर बेचना पड़ता है और जैसे तैसे बेच के फिर आगे यदि खरीदना भी चाहेंगे तो वो बहुत फिर महंगा हो जाता है। तो यही है, रिस्क तो ज़मीन में है ही और कम पैसे में आप खरीद नहीं सकते हैं।
दूसरा चीज़ है डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन में रिस्क क्या है कि यदि हम अपने घर पे जहाँ भी आप रह रहे हैं वहाँ के अलावा कहाँ खरीद सकते हैं। यदि आप बिहार के रहने वाले हैं, चाहे यूपी के रहने वाले, चाहे अपने जो भी शहर में रहने वाले हैं, उसके अलावा या तो 50-60 किलोमीटर 100 किलोमीटर की दूरी में ले सकते हैं। यदि हम चाहें कि बेंगलोर ले लें, मुंबई ले लें, पुणे ले लें, उड़ीसा ले लें, बंगाल ले लें, तो सबका अलग अलग और अलग अलग रेट है और मुश्किल है ले पाना। ठीक है, वही तो डाइवर्सिफिकेशन इसमें बहुत मुश्किल है कि एक जगह पे ही आपको ज़मीन लेना पड़ेगा, एक ही सर्टेन प्लेस पे या सर्टेन एरिया में आपको ज़मीन को खरीदना पड़ेगा। दूसरा, चौथा है इनकॉर्चमेंट। इनकॉर्चमेंट रिस्क क्या होता है? इनकॉर्चमेंट रिस्क होता है कि आप जैसे ज़मीन ले लिए, ठीक है, आप ज़मीन कहीं भी खरीदे हैं, शहर से आप रहने वाले हैं, अपने जहाँ रह रहे हैं उस जगह पे, और वहाँ से 100 किलोमीटर दूर कहीं भी कुछ शहर के बीचों बीच ज़मीन ले लिया 30 लाख रुपए का। तो अब वहाँ आना जाना कम है, क्योंकि आप तो इन्वेस्टमेंट के पर्पस रखे हैं कि 10 साल 20 साल के बाद बढ़ेगा तो हम या तो घर बनाएंगे या तो फिर बेचेंगे। जा नहीं रहे, हो सकता है कि असामाजिक तत्व है जो पता चला ये कोना आपका कब्जा कर लिया, या तो पूरे पे कब्जा कर लिया, या तो फिर कोई और बेच दिया, मकान बना लिया। तो ये इसमें रिस्क है। यदि आप किसी तरह 30 लाख रुपया कर्जा इधर उधर से करके ज़मीन खरीद भी लिए तो हमको जब बार बार जा जा के देखना पड़ता है और कब्जा ना हो जाए, इस चीज़ को ध्यान में रखना पड़ता है कि हमारा ज़मीन पर कोई कब्जा ना कर ले, या कब्जा हो भी जाता है तो इसके लिए कानूनी लड़ाई लड़ना पड़ता है। तो हमारा कब्जा होने का भी बहुत रिस्क है। दूसरा, छठा है क्या है? लिक्विडिटी। लिक्विडिटी में है कि ज़मीन खरीद लिए, अभी आप 30 लाख का ज़मीन था, ज़मीन खरीदे, 2 साल के बाद पता चला कि हमको 5 लाख रुपए की ज़रूरत है, अब पहले से EMI दे रहे हैं, तो 5 लाख रुपए कैसे आएगा? तुरंत कैसे बेचेंगे? उसको बेच भी नहीं सकते हैं, उसके लिए फिर आपको ग्राहक एजेंट ढूंढना पड़ेगा और उसके मर्जी अनुसार 30 लाख का हो सकता है कि ज़मीन 25 लाख में बेचना पड़ जाए। तो लिक्विडिटी इसका बेचने का बहुत थोड़ा मुश्किल है, उसके लिए ढूंढना पड़ता है। फिर है ट्रांजैक्शन कोस्ट। यदि आप किसी ज़मीन को या प्लॉट को, फ्लैट को खरीद रहे हैं तो इसका कोस्ट देना पड़ता है, मतलब फीस। तो फीस देने में भी बहुत, यदि 1 कट्ठा ले रहे हैं, 2 कट्ठा ले रहे हैं या गज के हिसाब से ले रहे हैं तो उसमें भी ट्रांजैक्शन कोस्ट आपको देना ही पड़ेगा। गवर्नमेंट को जाता है लेकिन कोस्ट बहुत हैवी होता है। तो ये भी एक तरह का रिस्की है और ये अननेसेसरी खर्चा है, क्योंकि जब आप बेचेंगे ना तो वो कोस्ट आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि ज़मीन का जो भाव है वही भाव के हिसाब से बिकेगा। और फिर है, यदि आप फ्लैट लिए हैं, मान लीजिए ज़मीन लिए फिर मकान बना दिए, तो उसके बाद क्या है? रिस्क ऑफ टेनेंट, मतलब किराए पे लगा दिए हैं, तो किराएदार है तो पता चला कब्जा कर लिया, ये किराया नहीं दे रहा है, घर तोड़ दिया, स्विच तोड़ दिया, बोर्ड तोड़ दिया, मतलब कुछ ना कुछ नुकसान आपको पहुंचाते रहता है। और आप, दूसरा चीज़ है कि किराया वसूलने के लिए भी जाना पड़ेगा, मतलब टेंशन इसमें भी है, रिस्क है, दे रहा नहीं दे रहा, पता चला रहा पैसा ही नहीं दे रहा है, तो रिस्क इसमें है। 8वां है प्रोजेक्ट रिस्क। प्रोजेक्ट रिस्क के मतलब हमने इसको थोड़ा टेक्निकल भाषा में लिख दिया, मैं रो फॉर्म में आपको समझाता हूँ कि ये प्रोजेक्ट रिस्क क्या है। आप अपने घरों में, मोहल्लों में आप देखे होंगे, अभी देखे होंगे, लेकिन जब आपके पिताजी, चाहे हमारे पिताजी ने ज़मीन खरीदा होगा तो सोचा होगा कि ये तो बहुत बढ़िया मोहल्ला बनेगा और बहुत डेवलप करेगा, ठीक है, इधर मकान है, इधर मकान है, और पता चला कि सड़क ही नहीं है। सड़क बन गया तो नाली का पानी बह रहा है। जिस जगह पे हम घर बनाए हैं और वहाँ पे नाली गुजरे, तो सोचिए कि आपका सपनों का घर कैसा होगा। सपनों का घर बहुत ही खराब होगा। और क्या है, आप अपने घर मोहल्ले में हमेशा देखे होंगे, चाहे अपने शहर में, चाहे हम जिस शहर में भी रह रहे हैं, तो उस शहर का पुराने मकान देखे होंगे जिसमें पुताई नहीं हो रहा है और बढ़िया से मेंटेनेंस नहीं हो रहा। तो मेंटेनेंस ना होने का कारण क्या है? घर तो बना लिए, तो मेंटेनेंस होने का, ये घर जर्जर स्थिति होने का क्या कारण है? हम अभी कुछ दिन पहले ही मतलब अपने
मार्केट में घूम रहे थे, देख रहे थे कि बहुत बढ़िया कांच लगा हुआ बहुत बढ़िया मकान था, पता देखने में लग रहा था कि पुताई ही नहीं हुआ सालों से। क्यों? तो कारण क्या है कि हम जैसे लोग अभी बाकी लोगों के कहने पर कि हम ज़मीन ले लें, मतलब सक्षम यदि नहीं है और किसी तरह कर्ज लेकर और पैसा अरेंज करके और चाहे अपनी दैनिक जीवन को कष्ट में डालकर घर या फ्लैट मकान खरीद ले रहे हैं, तो मेंटेनेंस कैसे होगा? क्योंकि जो हम पहले से ही कर्ज में थे और घर ले लिए, चाहे ज़मीन ले लिए, अब उसका कॉस्ट मेंटेनेंस नहीं करवा पा रहे हैं, क्योंकि खाएंगे क्या? मेंटेनेंस करवा देंगे तो खाएंगे क्या? तो हमारा रिस्क जो है लैंड और फ्लैट में क्या है? इसीलिए हमारा हमेशा एडवाइज रहता है कि पहले पैसा बना लीजिए। यदि 1 करोड़ रुपया का टारगेट रखिए कि 1 करोड़ रुपया हमारे पास एक बार पहले हो जाए, और शहर से यदि घर में रह रहे हैं, जहाँ घर रह रहे हैं, तो वहाँ पहले, जैसे मान लिया कि किसी भाई का होगा कि भाई तब फिर रहेंगे कहाँ, तो जैसे आप किसी गांव में रह रहे हैं, यदि आप वहाँ कमा रहे हैं, खा रहे हैं, तो अपने रहने भर थोड़ा बहुत ठीक करा लीजिए घर, थोड़ा बहुत, क्योंकि वो हमारा नेसेसिटी है। और नेसेसिटी को पूरा करने के बाद जो भी पैसा बचता है म्यूचुअल फंड में SIP या लमसम के थ्रू पैसे को जमा करते रहिए। और जमा करने के बाद जब पैसा आपका गोल पूरा हो जाए, या 50 लाख 1 करोड़ रुपया यदि हो गया आपका, तो उस समय पैसा है, पैसा दीजिए, तुरंत जमीन लीजिए। मतलब दैनिक जीवन को अस्त व्यस्त नहीं करना है। तो जैसे 1 करोड़ हो गया, 40 लाख के घर ले लिए। तो पहले हमारा काम है, अभी जो एज है 25 से 40-45 साल तक एज, अकुमुलेशन फेज है। अकुमुलेशन मतलब कि धन को अर्जित करना है, खर्च नहीं करना है। तो खर्च सिर्फ अपना जो ज़रूरत है, जो बेसिक नीड है, बेसिक नीड को पूरा करने के लिए ही हम लोग करेंगे। म्यूचुअल फंड क्या करता है कि आपके पैसे को लेकर एक फंड मैनेजर बैठाए हुए हैं और वो पैसा मार्केट में लगाते रहते हैं, थोड़ा सा का खर्चा लेकर। तो इसमें जो ट्रांजैक्शन, और ये ट्रांजैक्शन कॉस्ट है, ट्रांजैक्शन कॉस्ट को आप बचा लेंगे वहाँ पे, क्योंकि म्यूचुअल फंड में ट्रांजैक्शन कॉस्ट नहीं लगता है, आप उस पर कोई कब्जा नहीं कर सकता है, उसका डाइवर्सिफिकेशन है, प्राइस साइज छोटा है, 100 से 500 से मिनिमम शुरू कर सकते हैं, ठीक है। इसमें लॉस ऑफ डिजास्टर मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब कोई परमाणु बम गिरा दिया, तो परमाणु बम गिरा देगा तब तो क्या कर सकते हैं, अब दुनिया ही नहीं रहेगी तो फिर जी का क्या करेंगे। तो फिर आपका ज़मीन हो, चाहे फ्लाइट हो, चाहे गाड़ी हो, चाहे कहीं भी इन्वेस्टमेंट आप किए हुए हैं, फिर उसके बाद हम लोग कुछ कर नहीं सकते हैं। लिक्विडिटी क्या है म्यूचुअल फंड में? यदि आप आज पैसा डाल लें, कल निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, दूसरा किरदार का खतरा नहीं है म्यूचुअल फंड में, ठीक है। किरदार का, उसमें किरदार क्या है, हम खुद हैं, ज़्यादा से ज़्यादा नॉमिनी बना सकते हैं, नॉमिनी भी आपके रहते हुए कुछ पैसा कोई कुछ नहीं कर सकता है। दूसरा क्या है, रिस्क। ये प्रोजेक्ट रिस्क क्या है, इसमें हमने समझाया था कि आपने मकान लिया और ये, तो हमारे जैसे सलाहकार से यदि सलाह लेंगे तो हम जिस फंड में आपको सलाह देंगे लगाने के लिए, तो वो भी आपका रिस्क कम जाएगा और पैसे का डाइवर्सिफिकेशन बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा। तो हमारी जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में आप बताइए, और अपने वीडियो यदि आपको अच्छा लगा तो दोस्तों को शेयर कीजिए, और अपना जानकारी अपने तक सीमित नहीं रखिए, दूसरों तक ही बढ़ाइए। हमारा यही लक्ष्य है कि कम पैसे कमाने वाले लोग, जो अमीर हैं वो तो अमीर रहेंगे ही, जो कम पैसे कमा रहे हैं वो कैसे बनेंगे कि सेम टू सेम हम नहीं रहें, जैसे जिए वैसे ही मर जाए। थोड़ा सा पैसा अपने जगह अपने पास रखकर अपना लास्ट जो बचा हुआ ज़िंदगी है 50 साल के बाद, उस समय सही से ज़िंदगी जिए, और कुछ पैसा अपने बच्चों को छोड़ कर चल जाए। तो म्यूचुअल फंड के अलावा और कोई जगह नहीं है जी। हमारे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।